एम दिल्ली शायद मिल जाए। ये बात तुमने ऐसी कही है आदर्श, ये एक टॉपर ही समझ सकता है। आदर्श किसी भी ऐसी कोचिंग से नहीं है, आदर्श अपनी लोकल कोचिंग से पढ़ के उसने ये प्रूव किया है। को जैसे 11th में चिकन पॉक्स हुआ, 12th में टाइफाइड हुआ। तो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ आदर्श सिंह मोयल है। आदर्श की रैंक मुझे याद करने में दिक्कत नहीं आई क्योंकि इसकी रैंक सिंपली ईयर 1 है और 720 आउट ऑफ 720 आदर्श के मार्क्स हैं। आदर्श ने बायो केमिक भी यूज कर रखी है एंड मेरे लिए ये बड़ी बात है कि किसी ईयर 1 ने मेरा मटेरियल यूज किया। तो हाय आदर्श, वेलकम टू द चैनल। आदर्श, अपने बारे में बताओ और सबसे पहले तो तुम्हारी स्टोरी कि क्या तुम्हारी स्टोरी थी डॉक्टर बनने की, क्या तुम्हारा मोटिवेशन था? हाय सभी को, मेरा नाम आदर्श सिंह मोयल है। मैंने नीट 2024 दिया था और उसमें मेरा स्कोर 720 आउट ऑफ 720 AIR1। मेरा डॉक्टर बनने का सपना जो था ये तो मेरी बहन की वजह से ही हुआ। मेरी बहन जो है वो FMC से पास आउट है, अभी अरुणाचल प्रदेश में उनकी पोस्टिंग है। उन्होंने 2017 में नीट दिया था और उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, इतना लोग उनका मान करते थे। उस कारण ही मेरे भी हुआ कि भाई मेरे को भी बनना है रिस्पेक्ट, मेरे को भी ऐसी रिस्पेक्ट चाहिए। और उसके अलावा जो एक पेशेंट को बचाने की खुशी होती है मेरे को, वो महसूस करने को, यही था मेरा इंस्पिरेशन डॉक्टर बनने। बहुत बढ़िया। तो कैसे तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई और क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले अपनी 11th-12th की नीट की जर्नी में? स्टार्ट तो मैंने 9th-10th में कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स की तैयारी करता था मैं। जो कोविड वाला पीरियड था, क्लासेस ऑनलाइन होती थी, बट मैं तब भी अच्छे से करने की कोशिश करता था। कुछ कुछ चीजें तब भी छूट गई थी, बट मेरा ऐसा था कि मेरा बेस एकदम क्लियर हो चुका था, तो इसका एडवांटेज मुझे 11th-12th में मिला था। 11th में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मैं शुरुआत से पढ़ा। मैं ऐसा नहीं था कि शुरुआत का टाइम खराब करके बाद में पढ़ना चालू करा, मैं 11th के फर्स्ट डे से पढ़ना चालू कर दिया। इसके अलावा दिक्कतें तो यही आई थी कि मेरा जैसे 11th-12th में मेरी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, मैं बीमार थोड़ा ज्यादा पड़ा। मेरे को जैसे 11th में चिकन पॉक्स हुआ, 12th में टाइफाइड हुआ और ऐसे कई बार बीमार भी हो जाता था। उस कारण थोड़ा थोड़ा बैकलॉग आता था, पर मैं उसे कवर कर लेता था। बढ़िया बढ़िया। तो आदर्श, जैसे तुम्हारा परफेक्ट स्कोर आया है 720 और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम डे पे जाके थोड़े घबरा जाते हैं और सिली मिस्टेक कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे बैचमेट जो मेरे से अच्छा पढ़ते थे वो मेरे से कम स्कोर करे नीट के दिन, जस्ट बिकॉज वो घबरा गए, लेकिन मैंने अपनी मेंटलिटी मेंटेन करी। तो तुमने कैसे ये चीज करी कि बिल्कुल एक भी सिली मिस्टेक नहीं और एकदम परफेक्ट? कैसे? जैसे एग्जाम सेंटर में जाने से पहले तो मैं काफी ज्यादा नर्वस था, बट अंदर घुसने के बाद मेरे पास अराउंड 30 मिनट्स का टाइम था जो जिसमें मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो उसमें भी अराउंड मैंने 15 मिनट फॉर्मेलिटीज में लगे, बाकी के 15 मिनट मैंने दिमाग में जैसे हनुमान चालीसा बोल लिया, डीप ब्रीथ कर लिया और शांति से एकदम बैठ गया और कुछ सोच लिया। मतलब नीट के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो उस कारण मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया था। फिर एकदम से जैसे पेपर आया तो तब मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो वो बढ़िया चीज है। मतलब ये है कि नीट वाले दिन आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए, या बुरा नहीं जाना चाहिए, बुरा नहीं जाना चाहिए। कई लोग ऐसे सोचने लगते हैं बहुत ज्यादा और उसकी वजह से वो लोग ना कि पेपर देते देते भी बोल रहे हैं खुद से अच्छा अच्छा जाना है, तो उसमें क्या है, एक अंदर से एंजाइटी क्रिएट होती है और उस वजह से पेपर गलत होता है। तो आपको अल्टीमेटली क्या है कि मतलब बिल्कुल बंद दिमाग कर लेना है कि सोचना ही नहीं है कि क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सोचना ही नहीं है। बस अपना दिमाग या तो जैसे आप तुमने बताया कि हनुमान चालीसा एक थोड़ा रिलीजियस पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, या फिर सिंपली बस कुछ सोचो मत, है ना? कुछ अलग मेडिटेटिव स्टेट पे अगर आप चले जाओ वो बेस्ट। बहुत जैसे एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे क्या है, जो इंस्टीट्यूट है उसमें 48 फुल टेस्ट हुए थे, तो मेरे को एक आदत पड़ गई थी कि फुल टेस्ट देने की आदत पड़ गई थी। मेरे को ये नहीं लग रहा था, टेस्ट पेपर देते टाइम ये नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ना ही मेरे को कोई थकान हुई। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिला था ये। बहुत बढ़िया। और आदर्श के बारे में खास बात ये है कि आदर्श किसी भी टॉप कोचिंग नहीं है जो हम सुनते हैं कि एलियन और पाताल और 2-3 और खुल गई हैं अभी, तो आदर्श किसी भी ऐसी कोचिंग से नहीं है। आदर्श अपनी लोकल कोचिंग से पढ़ के उसने ये प्रूफ किया है भाई कर सकते हो। अगर आप वेल टू डू भी नहीं हो, लेकिन अगर आप लोकल कोचिंग में जाके, अगर आपके अंदर जज्बा मेहनत करने का, तुम देख रहे हो दीवार पे दिख रहा है वो, तो आप जो है नीट निकाल सकते हो। तो आदर्श, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? आपके बारे में जैसे 11th की शुरुआत में तो ये होता है कि मेरे को जानना था MBBS साइड में क्या होता है, मुझे नीट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए आपका नाम ऑब्वियसली सबसे ऊपर आता है लगभग। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके बाद में आपकी वीडियो देखी तो
ऐसा लगा कि यार इनको तो देखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। तो उसके बाद से मैं लगभग आपकी वीडियोस देखने लगा। 12th में मैंने मोबाइल चलाना लगभग बंद कर दिया था, थोड़ा बहुत चलाता था बट वो भी इससे रिलेटेड नहीं है। 11th में मैं आपकी वीडियोस देखी थी, और जब वीडियोस देखी तभी आपकी बायो ऐप और कैम ऐप के बारे में पता चला, और फिर वो यूज करने लगा। आदर्श में बायो केमिक के बारे में बताया तो वो तुमने यूज करी थी, जो तुमने बताया था मुझे, और 11 से ही तुमने लाइक यूज करना चालू किया था, राइट? तो क्या तुम्हें फायदा मिलता था उसको यूज करके? जैसे एक दिक्कत मेरे को बायो में होती थी कि मेरे को बायो ना याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। मैं उनमें से हूँ जिनको फिजिक्स ज्यादा पसंद आती है, और बायो वगैरह थोड़ी, मतलब बायो में कंसेप्ट वगैरह समझने बढ़िया लगते हैं बट याद करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो बायो एक्ट में क्या था, वही लाइनें होती थी, वही होता था जिससे क्वेश्चन आने होते। तो मैं पार्ट टेस्ट के सुबह एक तो एनसीईआरटी पढ़ता था, सुबह जल्दी उठ जाता था मैं, लाइक 3-4 बजे उठ गया, सुबह उठ के एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ के बायो एक्ट करी। बायो एक्ट पढ़ने के बाद मेरे को ये पता लग जाता था कि मेरे को एनसीईआरटी आती है, मैंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस वाले पॉइंट होते थे, लगभग क्वेश्चंस उसी में से आते थे, जो बायो में क्वेश्चंस होते थे लगभग उसी में से आते थे। और ये तो था पार्ट टेस्ट के टाइम पे। एंड वाले टाइम पे मैं डाटा जो होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कितना है और यूरिया कितना है, और ये जो मेन डाटाज होते हैं, ये याद करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था बायो। एंड वाले टाइम पे मैंने इसे ऐसे किया। और कैमेक तुमने कैसे यूज करी थी आदर्श? कैमेक मैंने फिजिकल का, फिजिकल तो बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनिक के लिए मैंने पर्टिकुलर जो बड़े चैप्टर्स थे, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, इनके लिए थोड़ा थोड़ा यूज करा था। इनऑर्गेनिक के लिए तो मैंने पता नहीं कितनी बार यूज करी थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरे को याद ही नहीं होती थी। उसमें ऐसा होता था कि अजीब अजीब सी लाइनें होती थी, तो वो उसके लिए मैंने कैमेक पता नहीं कितनी बार यूज करी थी। एंड में भी नीट से 5-6 दिन पहले मैं कैमेक कर रहा था डीएफ लॉक में, तो उसका काफी फायदा मिला। तो तुमने पेड यूज करी थी या फ्री मटेरियल यूज किया था? नहीं, मैंने फ्री मटेरियल यूज करा था, और वो इससे भी मेरा अच्छे से। तो इससे समझ में आता है कि फ्री मटेरियल भी दमदार है, जो हमने फ्री में दिया है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो। पेड मटेरियल केवल उनके लिए जो कि मतलब थोड़ा सा उसमें मैंने कंटेंट ऐड करता जाता हूँ, ईयर बाय ईयर इंप्रूवमेंट करता जाता हूँ, जो कि मैं अपने फ्री में तो नहीं कर सकता हूँ। एंड अल्टीमेटली वही थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री मटेरियल भी बेस्ट है। आप सामने देख रहे हो ईयर 1 फ्री मटेरियल यूज करके अपनी लेके आया है, किताब नहीं ली उसने। तो ये है। तो आदर्श, क्या तुम अपने जूनियर्स को सजेस्ट करोगे बायो केमिक? हाँ जी बिल्कुल, मतलब मैं तो एकदम अच्छे से कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी को याद करना है तो उसके लिए बायो केमिक बहुत अच्छी चीज है। और मेन जो चीज है कि बायो केमिक में जो क्वेश्चंस नीट में आने होते हैं ना, वो दिया है, फालतू चीज नहीं दी हुई कि यहाँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा वो चीज नहीं दी, जहाँ से क्वेश्चन आना है वही चीज दी है। तो इस कारण मैं कहूंगा कि बायो यूज करो, केमिक यूज करो। हाँ, बायो एक मतलब बेसिकली ये है कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली 2 बार 3 बार, अब इसके बाद आपको जरूरत नहीं है। अब आप बायो एक पे शिफ्ट होकर जो इंपॉर्टेंट है उसको फटाफट करके 10-15 मिनट 20 मिनट में चैप्टर अपना कर सकते हो। तो आदर्श, तुम अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे तुमने उसको 2 साल में अप्रोच किया एक एक? ऐसे फिजिक्स मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, फिजिक्स करने में मेरे को मजा आता था। 11th में तो मैंने बहुत फालतू मतलब सिंगेज वगैरह करने लग गया था मैं, और मेरे जो टीचर थे वो भी कहते थे कोई नहीं तू कर, तेरे को जो करना है कर। तो फिजिक्स का ऐसा था, मेरे को फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत आती नहीं थी। मैं टीचर मेरे को जो बोलते थे मैं वो सुनता था अच्छे से, टीचर से उसी टाइम डाउट पूछ लेता था, अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसी टाइम डाउट पूछ लेता था, और क्लास में अच्छे से फोकस रखता था। अगर आप क्लास में फोकस नहीं रखोगे ना तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इन दोनों के लिए तो मैं क्लास में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लास में बनते हैं और कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, बेसिकली आप रट नहीं सकते इन सब्जेक्ट्स में। और सारे बच्चे बोलते हैं ये फिजिक्स कमजोर है, तो फिजिक्स कमजोर नहीं की है, जो कि सोचना नहीं जानते या नहीं सोचना चाहते। जब तक आप सोचोगे उसको तो अभी इंजॉय भी कर लोगे और हो भी जाएगा आपका, राइट? तो फिजिक्स के लिए तुमने क्या क्या बुक्स यूज करी थी? फिजिक्स के लिए मैं 11th में तो मैं जो करी है वो मैं नहीं कहूंगा कि आप यूज करें, बट उसके अलावा मैंने जैसे HC वर्मा भी करी थी और DC पांडे करी थी। उसके अलावा जो मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स थे वो करे थे। 12th के अंदर मैं प्रॉपर नीट के सिलेबस पे शिफ्ट हो चुका था। 12th के अंदर मैंने केवल कोचिंग के मॉड्यूल्स करे थे फिजिक्स में, जो टीचर पढ़ाते थे वो करता था। और एंड में रिवीजन वाले टाइम पे तो और रिवीजन मॉड्यूल मिले जिसमें और सारे क्वेश्चंस थे,
हर चैप्टर के अराउंड 200-250 क्वेश्चन थे, तो इस बहुत कारण तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं भैया कौन सी किताब करें फिजिक्स में, ये एच सी शर्मा, डीसी पांडे। बट मुझे लगता है कि जो सिंपल सा एस्पिरेंट है, इवन जो टॉपर्स भी हैं अपन लोग, वो भी कोचिंग मॉड्यूल अगर है तुम्हारे पास किसी अच्छी कोचिंग की, दैट इज सफिशिएंट। तुम्हें क्या लगता है? एकदम सफिशिएंट होता है। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं अगर आपके बने हुए हैं तो आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस निकाल सकते तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको कम में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेसिकली। हैं आपको। पर मेरे ख्याल से एक ये चीज भी होती अच्छा। है कि एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है ना, वो कई सारे करने चाहिए, ताकि वो लाइक आपकी मेमोरी बन जाए कि ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मेरे को इस टाइप से करना है। सही है। बिल्कुल सही बात है। नीट में ये चीज जरूरत पड़ती है क्योंकि वो कम टाइम है, तो कौन सा फॉर्मूला किसमें लगाना है तुरंत याद आ जाए। तो और केमिस्ट्री के बारे में बताओ आदर्श। केमिस्ट्री में फिजिकल में लगभग सेम ही चीज है कि फिजिकल में भी आपको क्वेश्चंस लगाने जरूरी है, क्लास में सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लास में सुने बिना फिजिकल मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। नोट्स रिवाइज करना जरूरी है, बस बेसिकली क्वेश्चंस करना जरूरी है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक पर्टिकुलरली मेरा बहुत ज्यादा लाइक वो सब्जेक्ट था जो मेरे को कम आता था, बट वो भी मैंने एंड में नोट्स और एनसीईआरटी करके कर लिया था। ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे को लगता है कि बच्चों को सबसे हार्ड लगता है केमिस्ट्री के तीनों में से। ऑर्गेनिक में मैं बोलूंगा कि आप रिएक्शंस जो है वो रिएक्शन की एक किताब बनाओ, उस किताब को बारी बारी रिवाइज करो, या चाहे आप अपने नोट्स बनाओ, उस नोट्स को बारी बारी रिवाइज करो और फिर उन रिएक्शंस के क्वेश्चन करो। क्वेश्चन से आपको रिएक्शंस याद हो जाती है, वैसे वो रिएक्शंस मतलब रटना मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन से चीजें याद हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही करा था, मैंने ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस काफी करे थे जिस कारण मेरे को रिएक्शंस ही याद होने लगे। और इनऑर्गेनिक में जैसे अब तो काफी कट गया सिलेबस। अब कटे हुए सिलेबस के हिसाब से बताओ तो केमिकल बॉन्डिंग और जो पीरियोडिक टेबल है, ये 2 चैप्टर जो है कुछ बचा ही नहीं है अब तो, बेसिकली कुछ बचा नहीं है। जैसे इसमें पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक, ये दोनों तो मेरे से लाइक मैंने एनसीईआरटी इन दोनों की 5-6 बार पढ़ ली थी, फिर भी मेरे को ऐसा होता था कि ये मेरे को नहीं आता, तो इनके मैं केमिक करता ही रहा। 6-7 बार मैंने मेरे ख्याल से केमिक करी होगी, डीएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक। और एंड में जाते टाइम मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब कहीं मर्जी से क्वेश्चन आ जाए, चाहे कटे पार्ट से क्वेश्चन आए या फिर जो पार्ट सिलेबस में उसमें से क्वेश्चन आए, मैं कर दूंगा पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक। बढ़िया। अरे बायो की स्ट्रेटेजी के बारे में बताओ, कैसे तुमने बायो करी? बायो में तो मैं सबसे पहले तो मैं कहूंगा मेरे जो टीचर थे फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और बायो के, ऐसे टीचर थे जिनका मेरे को सुनते ही समझ में आ जाता था और मेरे को चीजें याद हो जाती थी। बायो में जो मेरे टीचर थे वो अच्छे से कॉन्सेप्ट बताते थे, उनको मैं उनके पीछे भी मैं काफी पढ़ता था कि मेरे को ये डाउट बता दो, मेरे को वो डाउट बता दो, और वो मेरे को टाइम भी अच्छे से देते थे। बायो में कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना बहुत, ऐसा नहीं है कि बायो में केवल रटना है, बायो में काफी कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो रटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो डाटा है वो तो रटनी है, बट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी जो है ना वो पढ़ लो, 6-7 बार एनसीईआरटी पढ़ो, आपको एनसीईआरटी की लाइनें याद हो जानी चाहिए। जैसे इस बार तो सेक्शन रीजन वगैरह भी नहीं है, कम है काफी, बट जैसे आ जाते हैं तो उसके लिए आपको काफी फायदा देता है। उसके अलावा डाटा याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि मेरे को डाटा याद कम होता था, तो उसके लिए मैं बायो एप यूज करता था। बायो एप में वही क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चंस नीट में आने होते हैं ना, या जो क्वेश्चंस अपन को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब अपन बहुत सारे जैसे टेस्ट वगैरह देख लेते हैं तो पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन वाला पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन वाली लाइनें हैं, वो लाइनें बायो एप में यूज कर रखते हैं। जब नीट में जहाँ से क्वेश्चन आना है वो चीजें ही है बायो एप में, तो उस चीज का काफी फायदा होगा। ये बात तुमने ऐसी कही है आदर्श, ये एक टॉपर ही समझ सकता है। मैंने जब बायो हैक फर्स्ट एडिशन बनाई थी इसलिए वो कंसाइज है, लेकिन जब मैंने थर्ड एडिशन बनाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ये आता था कि भैया ये वाली लाइन नहीं है एनसीईआरटी की, ये नहीं है, वो नहीं है, एनसीईआरटी अब 100% कवर बोल तो नहीं है, तब मुझे उसको ना बढ़ाना पड़ा कि नहीं यार चलो अब ये नहीं तो दिक्कत आ रही है, तो अपन ने उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेट करे। लेकिन सच बात यही है कि उनसे शायद नहीं आए क्वेश्चन, या उनसे आता है तो बहुत चुनिंदा आते हैं, बहुत कम आते हैं, उसके चक्कर में जितना आपको पढ़ना पड़ता है ना वो ज्यादा हो जाता है। तो जो फर्स्ट एडिशन है उसमें वो गोल्डन मटेरियल है जो कि एक टॉपर ही समझ सकता है, क्योंकि टॉपर ने उसको बनाया है, राइट। कम से कम में ज्यादा से ज्यादा यील्ड, तो फर्स्ट एडिशन बहुत बढ़िया। आदर्श बहुत अच्छा लगा ये चीज जान के। तो आदर्श एक लास्ट क्या तुम मैसेज देना चाहोगे सारे नीट एस्पिरेंट्स को? लास्ट में ये मैसेज दूंगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मतलब जैसे मेरे टीचर ये बात बोलते थे कि जैसे ये एक जर्नी है, इसमें अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे ना तो इसके एंड तक पहुंच पाओगे। अगर जैसे कोई भी गेम वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह
आप चालू कर देते हो तो आप वो रास्ते से भटक जाओगे और फिर उस एंड तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उस चीज को फॉलो करा तो मेरे ख्याल से मैं शायद इसीलिए उस टाइम पर पहुंच पाया, इस जगह पर पहुंच पाया। बहुत बढ़िया आदर्श, बहुत अच्छा लगा बात करके। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एम दिल्ली शायद मिल जाए नहीं इस नहीं, बार तो मिल जाना चाहिए वैसे तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारी रैंक का जो मैंने पॉइंट देखा था वो तो अच्छा था। 1.16 है। हाँ हाँ, तो आई थिंक उसमें मिल मिल जाएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उन लकी स्टूडेंट्स में से हो जिनको मिल रहा है हाँ 420 लाके भी, हाँ। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई।